पिछले कुछ दिनों से सरपंच का बिगड़ैल बेटा सुरेंद्र रमा के पीछे पड़ा हुआ था। जब वह खेत पर जाती तब मुंडेर पर बैठकर उसे देखता रहता था। रमा को यह अच्छा लगता था और वह जानबूझकर अपने कपड़े इस तरह ढीले छोड़ देती थी जिससे उसके उभार दिखने लगते थे। लेकिन गांव और समाज की लाज के चलते वह उसे अनदेखा करती थी। सुरेंद्र को दीवाना करने के लिए इतना ही काफी था। रात भर रमेश के साथ कमरे में रहकर रमा की बहू सुषमा जब बाहर निकलती तब अपनी सास रमा को ऐसी निगाह से देखती थी जैसे वह एक तरसती हुई औरत है। रमा विधवा थी। उसकी उम्र 40 से 42 साल की थी। उसका बदन सुडौल था। कभी कभी उसके दिल में भी एक कसक सी उठती थी कि किसी मर्द की मजबूत बाहें उसे जकड़ लें जिससे उसके बदन का अंग अंग चटक जाए। इसी वजह से वह अपनी बहू सुषमा से जलती भी थी। शाम का समय था। हल्की फुहार शुरू हो गई थी। रमा सोच रही थी कि जमींदार के खेत की बोआई पूरी करके ही वह घर जाए। उसे सुरेंद्र का इंतजार तो था कि सुरेंद्र भी ऐसे ही मौके के इंतजार में था। उसने पीछे से आकर रमा को जकड़ लिया। रमा कसमसाई और उसने चिल्लाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर उसका बदन जो लंबे समय से इस जकड़न का इंतजार कर रहा था, निढाल हो गया। सुरेंद्र जब उससे अलग हुआ, तब रमा को लोकलाज की चिंता हुई। उसने जैसे तैसे अपने को समेटा और जोर जोर से रोते हुए सरपंच के घर पहुंच गई और आपबीती सुनाने लगी। लेकिन सुरेंद्र की दबंगई के आगे कोई मुंह नहीं खोल रहा था। इधर बेटा रमेश और बहू सुषमा भी सरपंच के यहाँ पहुंच गए। रमा रो रही थी, लेकिन सुषमा से आंखें मिलाते ही एक कुटिल मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। गांव में चौपाल बैठ गई थी। सरपंच और 3 पंच इकट्ठा हो गए थे। एक तरफ रमा खड़ी थी तो दूसरी तरफ सुरेंद्र था। गांव के और भी लोग वहां मौजूद थे। रामू ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जो हुआ सो हुआ। अब रमा जो बोलेगी वही सबको मंजूर होगा। तभी दीपू ने कहा, हाँ रमा बोल, कितना पैसा लेगी? बात को यहीं खत्म कर देते हैं। पैसे की बात सुनते ही बहू सुषमा खुश हो गई कि सास 2 से 4 लाख रुपए मांग ले तो घर की गरीबी दूर हो जाए। लेकिन रमा बिना कुछ बोले रोते ही जा रही थी। जब सब ने जोर दिया, तब रमा ने कहा, मेरी समझ में सरपंच जी सुरेंद्र का जल्दी से ब्याह रचा दे, जिससे यह इधर उधर मुंह मारना बंद कर दे। रमा की बात पर सहमत तो सभी थे, पर सुरेंद्र की हरकतों और बदनामी को देखते हुए भला कौन इसे अपनी बेटी देगा। इस बात पर सरपंच भी चुप हो गए। सुरेंद्र भी अब 45 साल के आसपास हो चला था, इसलिए चाहता था कि घरवाली मिल जाए तो जिंदगी सुकून से कट जाए। रामू ने कहा, रमा तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसे कौन देगा अपनी बेटी? कांटा फंसता जा रहा था और चौपाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। इसका सीधा मतलब होता कि सुरेंद्र को या तो गांव से निकाले जाने की सजा होती या उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब सुरेंद्र ने ही कहा, मैं यह मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है और मैं शर्मिंदा भी हूं। अगर रमा चाहे तो मैं इससे ब्याह रचाने को तैयार हूं। रमा को तो मनमानी मुराद मिल गई थी, लेकिन तभी बहू सुषमा ने कहा, सरपंच जी, यह कैसे हो सकता है? आपके बेटे की सजा मेरी सासू माँ क्यों भुगते? आप तो बस पैसा ले देकर मामले को सुलझाएं। तब दीपू ने कहा, हम रमा की बात सुनकर ही अपनी बात कहेंगे। रमा ने कहा, गांव की बात गांव में ही रहे, इसलिए मैं दिल से तो नहीं, लेकिन गांव की खातिर सुरेंद्र का हाथ थामने को तैयार हूँ। सरपंच और चौपाल ने चैन की सांस ली। बहू सुषमा अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। वहीं बेटा रमेश खुश था क्योंकि उसकी माँ को सहारा मिल गया था। अब माँ का अकेलापन दूर हो जाएगा। थोड़े दिनों के बाद ही उन दोनों की चुपचाप शादी करा दी गई। पहली रात रमा सुरेंद्र के सीने से लगते हुए कह रही थी, विधवा होते ही औरत को अधूरी बना दिया जाता है। वह घुट घुट कर जीने को मजबूर होती है। अरे अरमान तो उसके भी होते हैं। और फिर मेरी बहू सुषमा की निगाहों ने हमेशा मेरी बेइज्जती की है। उसके लिए मेरी जलन ने ही हम दोनों को एक करने का काम किया है।
खुशी में सराबोर सुरेंद्र की मजबूत होती पकड़ रमा को जीने का संबल दे रही थी। जो खेत में हुआ वही अब हुआ, पर अब दोनों को चिंता नहीं थी, क्योंकि रमा सुरेंद्र की ब्याहता जो थी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।